Hello everyone, welcome to the Studyverse, and today we are going to talk about the lecture number 11 and 12 of qualitative research SOC 609. लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है. अच्छा, डाटा एनालिसिस में हम डाटा को एनालिसिस करें कलेक्शन के बाद. अब ये दूसरा जो है ना, डाटा हम सबसे पहले रिसर्च में कलेक्ट करते हैं, वो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. अब हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं. तो एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम डाटा जब कलेक्ट हो जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करें, इंटरप्रेट करें, उसके अंदर से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालें और उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें. ये हमारा इन्वॉल्व होता है डाटा एनालिसिस के अंदर. ठीक है. अच्छा, इसमें हमारा गोल होता है कि हम थीम्स और पैटर्न्स जो हैं उन फाइंड कर सकें रिसर्च के अंदर से. और ये कंटिन्यूस एंड आइटरेटिव प्रोसेस यानी कि लूप में चलता रहता है जब तक कि हम मीनिंगफुल डाटा या फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंक्लूड नहीं कर लेते. ठीक है. जैसे कि इसमें एग्जांपल दी हुई है कि असेंबल हम कर रहे हो जैसे जिग्सॉ पजल. तो विदाउट द बॉक्स कवर यू डिस्कवर द पिक्चर एज यू गो. जैसे जैसे हम जो है पज़ल सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा. तो जैसे जैसे हम एनालिसिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें डीप इंसाइट्स मिलती जाएंगी डाटा के अंदर से. ये हमारे पास होता है डाटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च. अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होती है. ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जैसे कि अब मैंने इंटरव्यू लिया किसी पार्टिसिपेंट का, तो अब जाहिर सी बात है उसने इंटरव्यू तो मुझे स्पोकन वर्ड से दिया. ठीक है. या मैंने FGDs इंक्लूड करवाई अपनी रिसर्च में, तो उन्होंने स्पोकन वर्ड्स में यानी बोल कर मुझे डाटा दिया ना, तो हम उसको फिर लिखेंगे एनालिसिस के लिए. तो ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी कि हमने ऑडियो रिकॉर्ड जो की थी इंटरव्यू के लिए उसको हम टाइप डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लें. उसके बाद हम करते हैं कोडिंग. कोडिंग क्या होता है कि हम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो होते हैं या शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं या डाटा सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं. यानी कि जैसे हम अक्सर करते हैं ना हैंड आउट में, जैसे मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है MCQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है हैंड आउट के अंदर, तो मैं उन सबको रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगी. तो ये मेरी क्या हो गई, कोडिंग. और मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं उनको येलो से हाईलाइट कर दूंगी. तो ये मेरी कोडिंग हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट कर देते हैं या फिर कोड कर देते हैं. ठीक है. ये हमारी हो गई कोडिंग. उसके बाद हमारे पास होती है कैटेगराइजेशन. इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं सिमिलर कोड्स को. अब जैसे मैंने कोडिंग की, अब जितने भी येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स है इसका मतलब वो सेम बात कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं उनका लिंक है एक दूसरे से. तो मैं उनको क्या कर दूंगी, उन कैटेगराइज कर दूंगी यानी ग्रुप बना दूंगी. ये हमारी हो गई कैटेगराइजेशन. उसके बाद हमारे पास होता है थीमिंग. थीमिंग में हम क्या करते हैं, ब्रॉडर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो बड़े आइडियाज़ हैं. ठीक है. उसके अंदर से डाटा के अंदर से जो मुझे मिले हैं पूरे रिपीटेडली, उनको मैं क्या करूँगी, एक जगह पर करके थीम बना दूँगी. जैसे मैंने किसी बारे में रिसर्च की, उसके बारे में उस रिसर्च में से मुझे एक थीम मिल गई है कि इस बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं क्या कर दूँगी, वो उसको क्या इंटरव्यूज़ का थीम बना दूँगी. ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही हूँ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के, तो मुझे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ करने के बाद जब मैं डाटा एनालिसिस कर रही थी तो मुझे पता चला कि ये स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें सपोर्ट नहीं है एक दूसरे की. तो लैक ऑफ सपोर्ट मुझे क्या मिल गई, एक थीम मिल गई. ठीक है. ये हमारे पास कुछ होती हैं टाइप्स डाटा कलेक्शन के लिए क्वालिटेटिव डाटा रिसर्च में. उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोडिंग एंड थीम्स. कोडिंग हमारे पास 3 तरह की होती है. एक होती है ओपन कोडिंग, और एक होती है एक्सियल कोडिंग, और एक होती है सिलेक्टिव कोडिंग. ओपन कोडिंग में हम क्या करते हैं, इनिशियल लेबलिंग ऑफ रॉ डाटा. हमें डाटा मिल गया, उसके बाद हमने उसको लेबल किया. ठीक है. जैसे हाईलाइट करना होता है, हैंड आउट्स मिले मैंने हाईलाइट कर लिया, तो ये क्या हो गई, ओपन कोडिंग. उसके बाद एक्सियल कोडिंग में क्या होता है, कनेक्टिंग कैटेगरीज. अब मैंने जब हाईलाइटेड पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तो ये हमारी पास क्या हो गई, एक्सियल कोडिंग. उसके बाद सिलेक्टिव कोडिंग क्या होती है, आइडेंटिफाई करती है मेन थीम्स. जैसे हमें थीमिंग हमने पढ़ा था ना, आइडेंटिफाई कोर थीम्स, जो बड़ी थीम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करती है सिलेक्टिव कोडिंग्स. थीम्स एंड पैटर्न्स दैट आंसर रिसर्च क्वेश्चंस. थीम्स क्या होते हैं, वो पैटर्न होते हैं जो कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं. इसमें तीनों की बात की हुई है. हाईलाइटिंग नोट्स हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, ओपन कोडिंग हो जाएगी. ग्रुपिंग आइडियाज़ हमारे पास एक्सियल कोडिंग हो जाएगी. राइटिंग द चैप्टर टाइटल हमारे पास क्या होगा, सिलेक्टिव कोडिंग, यानी कि थीम मिल गई है. ये हमारे पास कुछ थी कोडिंग एंड थीम्स. उसके बाद हमारे पास आ गई है ट्रस्ट वर्दिनेस
इन क्वालिटेटिव रिसर्च ट्रस्टवर्दीनेस एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होता है कॉन्फिडेंस एंड ट्रुथ ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो रिसर्च बिलीवेबल है, एक्यूरेट है पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से। ये हमारी क्या हमें शो करती है, क्रेडिबिलिटी शो करती है, क्योंकि हमें पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा का या रिसर्च का क्रेडिबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमें बताती है कि रिसर्च जो है एक्यूरेट है या नहीं है। तो अगर हमें क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि जब मैं इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं उसको जो है बड़ा करूँ ताकि मुझे इन डेप्थ इंसाइट मिल जाए, और सैम्पलिंग जो है वो मैं अच्छे से करूँ ताकि मुझे जो मेरा पर्पस है वो मेरा पूरा हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी होती है कैन फाइंडिंग्स अप्लाई एल्सवेयर, यानी कि मैंने जो रिसर्च क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे उसके ऊपर मैंने फाइंडिंग कर ली, अब मैं क्या किसी और पॉपुलेशन के ऊपर इसको जो है अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ये हमारी क्या इम्प्रूव करवाएगी, ट्रांसफरेबिलिटी करवाएगी। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिच डिस्क्रिप्शंस करते हैं फाइंडिंग्स के अंदर से ताकि दूसरों के ऊपर अप्लाई की जा सके। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी करती है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स ओवर टाइम। क्या रिज़ल्ट जो है रिसर्च के अक्रॉस डिफरेंट टाइम पर सेम आ रहे हैं, तो ये डिपेंडेबिलिटी होती है। ठीक है, ताकि मैं ये देख सकूं कि डिफरेंट टाइम पर रिसर्च करने में क्या मुझे सेम आंसर्स मिल रहे हैं, सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर ये हो जाएगा तो मेरी क्या है, जो रिसर्च है वो डिपेंडेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्फर्मेबिलिटी। ये हमें न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करवाती है। कन्फर्मेबिलिटी मैं कैसे चेक करूँगी कि फाइंडिंग्स जो हैं, जो डाटा के अंदर से मैंने निकाली हैं, वो रिसर्चर का अपना पर्सनल ओपिनियन तो नहीं है, पार्टिसिपेंट से ही उसने पूछा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कन्फर्मेबिलिटी हो जाता है। इसमें एग्जांपल दी हुई है, लाइक चेकिंग इफ अ रेसिपी वर्क्स इन अदर किचन विद डिफरेंट शेफ्स। तो अगर मैं एक रेसिपी को दूसरे किचन में और दूसरे शेफ्स के साथ टेस्ट कर सकती हूँ कर रही हूँ और सेम रिज़ल्ट मुझे आ रहा है, तो उसका मतलब मेरी जो रेसिपी है वो क्रेडिबल है, ट्रांसफरेबल है, डिपेंडेबल है और कन्फर्मेटेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे जाते हैं enhancing trustworthiness में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मेंबर चेकिंग। पार्टिसिपेंट्स वैलिडेट डाटा, यानी कि जो मैं डाटा ले रही हूँ उसमें वैलिडिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया है ट्रायंगुलेशन का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड्स और सोर्सेज, कि मैं एक ही चीज़ को रिसर्च करने के लिए ज़्यादा मेथड्स यूज़ कर रही हूँ। ऑडिट ट्रायल होता है हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट डिसीजन रिकॉर्ड, यानी कि मैं जो ट्रायल है वो पूरा ट्रांसपेरेंट रख रही हूँ। अभी हमने ट्रांसपेरेंट पिछले उसमें देखा कि उन फाइंडिंग्स को किसी और जगह भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी हमारे पास क्या होता है, रिसर्च सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि रिसर्चर जो है वो सेल्फ अवेयर है कि अपने बैकग्राउंड के हवाले से, वैल्यूज़ के बारे से, और वो इस बात पर श्योर है कि वो जो डाटा रिसर्च कर रहा है जिस भी क्वेश्चन के ऊपर, उसके ऊपर उसकी अपनी सेल्फ बायसनेस नहीं आएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिसर्चर है जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो देयर अजम्पशन वाइल स्टडिंग पॉवर्टी। तो वो गुर्बत को जब रिसर्च कर रहा है तो वो सेल्फ बायसनेस या अपनी जो वो है उसको हटा के दूसरों के वैल्यू इमोशंस को वैल्यू करते हुए रिसर्च करें। ये हमारे पास क्या हो जाता है, इनहांसिंग ट्रस्टवर्दीनेस। उसके बाद हमारे पास आ गए कॉमन चैलेंजेस जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें देखने को मिलते हैं। सही है, वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी ओवरवेलमिंग, क्योंकि हम इंटरव्यूज़ करते हैं, FGDs कंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास बहुत डाटा जो है डीप हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा डाटा भी हो सकता है। मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी वाइल इंटरप्रेटिंग, जब हम इंटरप्रेट करें, यानी डाटा कलेक्ट हो गया है, अब डाटा को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इंटरप्रेट करते हुए ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना, यानी कि रिसर्चर की बायसनेस ना इंक्लूड हो, वो अपने पर्सपेक्टिव को ना इंक्लूड कर दे इंटरप्रेट करने में, ये थोड़ा मुश्किल होता है।
इंश्योरिंग थीम्स रिप्रेजेंट डाटा एक्यूरेटली, थीम्स जो हम निकाल रहे हैं वो डाटा के अंदर से ही निकाल रहे हैं और वो रिप्रेजेंट करें डाटा को एक्यूरेटली, ये मुश्किल होता है. कीपिंग एनालिसिस ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट, एनालिसिस को ट्रांसपेरेंट रखना, यानी कि किसी और स्टडी में भी अप्लाई कर देना, किसी और सैम्पल में पॉपुलेशन में अप्लाई कर देना, और उसको कंसिस्टेंट रखना जो है मुश्किल होता है. अब that is all for today. Do not forget to solve MCQs and write the answers in the comment section, and do not forget to like, share, subscribe and comment so that I could know about you guys are studying and commenting the answers of MCQs. That is all for today. Till then, take care. Allah Hafiz.